एग्जाम्पल 7 है, कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन, इफ द कॉइन शोज हेड टॉस इट अगेन, if it shows tail then throw a die, find the conditional probability of the event that the die shows a number greater than 4 given that there is at least one tail। तो इसमें क्या है कि जो एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट क्या है, इसमें हम ना एक कॉइन को उछालते हैं। अब जैसे हम कॉइन को उछाल रहे हैं, तो कॉइन उछालने पर इफ इट शोज इफ द कॉइन शोज हेड टॉस इट अगेन, अगर कॉइन जो है वो हेड शो करता है तो मुझे दोबारा से उसको टॉस करना है, मुझे उसको दोबारा से कॉइन को उछालना है, अगर वो हेड शो करता है तो ठीक है। लेकिन अगर वो टेल शो करता है तो फिर मुझे कॉइन को दोबारा नहीं उछालना, फिर मेरे को एक डाई को फेंकना है। आई हैव टू थ्रो अ डाई। अब इन्होंने जो दिया है, ये जो एक्सपेरिमेंट दिया है, इस एक्सपेरिमेंट के सैंपल स्पेस यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं, सबसे पहले मुझे वो स्टडी करना है। ये जो एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा अलग दे रखा है। क्या है कि यहाँ पर सिर्फ कॉइन से बात नहीं बनेगी, हमें कॉइन उछालना है। अगर कॉइन उछालने पर हेड आता है तो फिर मुझे दोबारा से एक कॉइन उछालना है। लेकिन अगर कॉइन उछालने पर टेल आता है तो फिर मुझे कॉइन नहीं उछालना, फिर मेरे पास एक डाई है, फिर मुझे उस डाई को फेंकना है। ठीक है। तो आप देखिएगा कि इसका सैंपल स्पेस यानी कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं वो देखते हैं। अच्छा, 1 मिनट वेट करिए। और इस तरफ है जो यहाँ से दिखाई नहीं देगा, ये आएगा, ये यहाँ आएगा, तो यहाँ दिखेगा। ठीक है। अब देखिएगा इसमें क्या है कि अगर हेड आया तो मैं दोबारा से कॉइन उछालूंगा, और अगर टेल आया तो फिर मैं कॉइन नहीं उछालूंगा, फिर मैं डाई फेंकूंगा। देखो कैसे होगा। सैंपल स्पेस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट विल बी, सैंपल स्पेस इसका कैसे निकलेगा, जैसे सैंपल स्पेस को मैंने एस बोल दिया, तो या तो हेड आएगा एच, या फिर टेल आएगा। अगर हेड है, अगर हेड आया तो मैं कॉइन को दोबारा उछालूंगा, कॉइन को दोबारा उछालने पर क्या आएगा, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो मैं इसको एच टी लिख रहा हूँ, एच एच लिख रहा हूँ सॉरी, और एच टी लिख रहा हूँ। ये एच एच और एच टी का मतलब क्या है कि पहली बारी में हेड आया और दूसरी बारी में भी हेड आ गया, पहली बारी में हेड आया और दूसरी बारी में टेल आ गया, तो एच एच और एच टी इस तरह से लिख दिया। अब जब मैंने कॉइन को उछाला तो मेरे पास टेल आ गया। जब टेल आएगा तो टेल आने पर फिर मैं कॉइन नहीं उछालूंगा, फिर मैं डाई फेंकूंगा। मैंने डाई को फेंका तो पहली बारी में देखिए टेल आया था, तो अब पहली बारी में टेल और फिर डाई पर वन आ गया तो टी1, पहली बारी में टेल और फिर डाई पर टू आ गया टी2, टी3, टी4, टी5 और टी6। इतना बता दीजिए, इतना क्लियर है सभी को? यस सर। हाँ सर। सर सेकंड वाला केस क्लियर है, फर्स्ट वाला एक बार फिर से बता दीजिए। फर्स्ट वाला दोबारा बताता हूँ। मेरे पास एक कॉइन है, एक कॉइन है, इनिशियली एक कॉइन है, मैंने कॉइन को उछाला तो क्या आ सकता है, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो मैंने लिखा या तो हेड आया या फिर टेल आया। उसके बाद अगर हेड आता है ना तो मैं कॉइन को दोबारा उछालूंगा,
तो जब मैं कॉइन को दोबारा उछालूंगा तो पहली बारी में तो देखो हेड आ ही चुका है, एच एच इसलिए सेम है, फर्स्ट बारी में तो हेड आ ही चुका है। कॉइन को दोबारा उछाला तो क्या आएगा, सेकंड टाइम हाँ पर सर। हेड आ गया या सेकंड टाइम पर टेल आया, तो एच एच और एच ये हो गया। सर इसमें हम लोगों को ये नहीं करना कि अगर हमारा दूसरी ठीक है बार सर। जैसे पहले एच आ गया और फिर हमने दूसरी बार किया तो टेल आ गया, फिर उसके बाद हमें डाइस फिर से करना है, या फिर टेल को पहली बार में ही आना होगा? नहीं नहीं नहीं, या तो पहली बार में हेड आया, हेड अगर आ गया तो फिर मैंने दोबारा कॉइन उछाल दिया, या पहली बार में टेल आया तो फिर मैंने कॉइन नहीं उछाला, फिर मैंने डाई फेंका, उसके ठीक है बाद सर। क्या करना है वो नहीं दे रखा। ठीक है सर। हाँ उसके बाद ठीक। जैसे मान लीजिए इसमें टेल आया ना आपके, तो सेकंड टाइम पर टेल आया फिर मैं डाई उछाल दूं, नहीं, एक्सपेरिमेंट में बस दो ही स्टेप चलना है, अगर हेड आया है पहली बार में तो दोबारा कॉइन उछालो, अगर पहली बार में टेल आया तो फिर डाई फेंको, उसके बाद क्या करना है वो कुछ नहीं दे रखा, तो यहीं तक छोड़ दो इसको। हाँ सर, लेकिन एक क्वेश्चन देखा था मैंने ऐसा, वो काफी बड़ा हो गया था क्वेश्चन, आगे आएगा। अच्छा चलो ठीक है, देखता हूँ उसको भी। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, फिर वो बोल रहा है फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट द डाई शोज अ नंबर ग्रेटर देन 4 गिवन दैट देयर इज एटलीस्ट वन टेल। गिवन दैट, तो जो चीज गिवन होती है उसको मैं बी मान लेता हूँ, और जो चीज मुझे निकालनी होती है उस इवेंट को मैं ए मानता हूँ, ए कैपिटल ए। तो देखिएगा जो इन्होंने पूछा है उसको कैपिटल ए मानते हैं, तो पूछा क्या है, find the conditional probability of the event that the die shows a number greater than 4। ठीक है। अच्छा इसमें एक काम और करते हैं, जैसे सबसे पहले मैंने हेड को, सबसे पहले मैंने कॉइन को उछाला तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/2, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी होगी 1/2, ये तो समझ में आ गया। हाँ हेड सर। यस आने की सर। प्रोबेबिलिटी भी 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2। उसके बाद जब हेड आ गया तो सेकंड बारी में हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, सबसे पहले मैंने कहा कि एक कॉइन मैंने उछाला तो उसमें हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी एक का आधा हो गया, हाफ हाफ। ठीक है। दूसरी बार में जब इसका आधा आधा हो जाएगा तो हाफ का आधा मतलब हाफ इज गेटिंग डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि दो आउटकम्स आ रहे हैं, तो हाफ को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1/4, 1/4 और इधर भी 1/4। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, क्योंकि इन हाँ दोनों सर। का जो हाँ सम सर। होगा तो 1/2 आ जाएगा। अब इसी तरीके से 1/2 है, तो अब 1/2 जब टेल आया तो अब टेल के बाद में मैंने फिर डाई को फेंका, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 आउटकम्स आ सकते हैं, सबके आने की प्रोबेबिलिटी इक्वल है ना, तो 1/2 को 6 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 1/12, है ना। तो हर एक आउटकम की चांसेस कितने हो गए आने के, 1/12। इसका भी 1/12, इसका भी 1/12, इसका भी 1/12, इसका भी 1/12, इसका भी 1/12 और इसका भी 1/12। वेरीफाई करने के लिए सबको ऐड कर दो, सबको ऐड करने पर 1/2 आना चाहिए, तो 1/12 को 6 टाइम्स ऐड करेंगे तो 6/12, और 6/12 क्या होता है 1/2। बताओ क्लियर है इतना, समझ गए। ठीक है। सर एक बार अच्छा ये बता दो कि 1/12 क्यों हुआ? क्यों हुआ, देखिए मैंने ये कहा था कि जब हमारे पास कोई भी, जब मैं कोई भी एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करता हूँ ना, स्टार्ट करने पर मैं ये देखता हूँ कि उसमें प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है, मतलब क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं। तो मैंने देखा हेड आया और टेल आया, ठीक, तो हेड और टेल का मतलब क्या होगा कि भाई या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, तो टोटल कितना हो गया, हेड और टेल का टोटल कितना हो गया 2, तो आइदर हेड यानी कि 1, आइदर टेल यानी कि 1, तो 1/2 1/2 आधी आधी हो गई ना प्रोबेबिलिटी, दोनों का सम कितना हो गया 1 के बराबर, दोनों का सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1। फिर अब हाफ डिवाइड हो रहा है दो अलग अलग जगह, जब हाफ दो अलग जगह डिवाइड होगा और बराबर बराबर चांसेस होंगे सबके आने के, तो जब हाफ दो जगह डिवाइड होगा तो हाफ डिवाइडेड बाय 2 क्या हो जाएगा 1/4, हाफ डिवाइडेड बाय 2 ये भी 1/4, और यहाँ पर हाफ डिवाइड हो रहा है 6 इक्वल इवेंट्स में, 6 ऐसे इवेंट्स में जिनकी अकर करने के चांसेस इक्वल हैं। ठीक है, तो 1/12 1/12 1/12 क्यों 1/2 को अब 6 से डिवाइड कर दिया, तो ये ऐसे हो गया 1/2 डिवाइडेड बाय 6, तो 6 का मतलब 6/1,
अब सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाता है, बीच वाले आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आ जाते हैं। तो ये 1/12 इस तरह से हो गया, समझ गए? हाँ सर समझ गए, लेकिन ये कुछ नया है। हाँ ये नया है, ये नया है, क्योंकि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में वो है कि जैसे कंडीशन है कि अगर हेड आएगा तो कॉइन ही उछालेंगे और अगर टेल आएगा तो डाई फेंकेंगे। तो ये चीज नहीं है, इसलिए मैंने बोला था ये वाला मैं कराऊंगा आपको। बताइए क्लियर है इतना? हाँ सर। ठीक है, चलिए जी अब आगे देखते हैं आगे इन्होंने क्या पूछा है। जो चीज पूछते हैं ना उसको मानते हैं इवेंट को ए, और जो चीज गिवन होती है उसको मानते हैं बी। तो इन्होंने पूछा है फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट द डाई शोज अ नंबर ग्रेटर देन 4। तो ये चीज पूछी जा रही है। Let A be the event that the die shows a number greater than 4 and B be the event that, तो जो गिवन है उसको B मानते हैं बेटा। B be the event given that लिखा है ना, there is at least one tail, तो B be the event that there is at least one tail, event that there is at least one tail। A be the event that die shows a number greater than 4 and B be the event that there is at least one tail। तो सबसे पहले तो B दिखे, B देखिए B क्या क्या हो सकता है। B be the event that there is at least one tail, कम से कम एक टेल तो हो। तो इसका मतलब कम से कम एक टेल तो यहाँ भी आ रहा है HT में, और हर एक में देखो इन सब में एक टेल तो आ ही रहा है अगर कहीं है। पहली बारी में टेल, दूसरी बारी में 1, पहली बारी में टेल, दूसरी बारी में 2, पहली बारी में हेड, दूसरी बारी में टेल। ये हो जाएगा HT P1 P2 P3, पता दिखाई दे रहा है ना सबको कॉर्नर तक, P4 P5 यस सर। ठीक है। अब देखिएगा कितने हो गए यहाँ पर, आप देखिए कि HT P1 P2 P3 P4 P5 P6। अब मैंने क्या करा कि इन सबकी प्रोबेबिलिटी पे निकाल चुका हूँ, सभी की प्रोबेबिलिटी हम निकाल चुके हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बी बी द इवेंट दैट देयर इज एटलीस्ट वन टेल, तो कम से कम एक टेल आएगा। तो या तो HT आ सकता है, या T1 आ सकता है, या T2 आ सकता है, या T3 आ सकता है, T4 T5 T6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वो क्या हो जाएगा, HT आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4 प्लस T1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/12, T2 आने की प्रोबेबिलिटी ये भी 1/12, T3 की प्रोबेबिलिटी ये भी 1/12, T4 की भी 1/12, T5 की भी 1/12 और T6 की भी 1/12। ठीक है जी। अब देखो 1/12 is getting added 6 times, तो ये तो 1/2 हो गया सीधा सीधा, 1/4 प्लस 6/12 यानी कि 6 1 जा 6 2 जा 1/4 प्लस 1/2। अब 4 और 2 का एलसीएम हो गया 4, 1 प्लस 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो पी भी हो गया 3/4। बताइए बेटा यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, हाँ सर। ये हो गया 3/4। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद मुझे निकालना होता है पी ए इंटरसेक्शन बी।
तो ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। ए क्या है? ए बी का इवेंट है डाई शोज अ नंबर ग्रेटर देन 4। ये एक ऐसा इवेंट है जिसमें हम कहते हैं कि डाई पर नंबर ग्रेटर देन 4 होना चाहिए, ठीक है। और बी क्या इवेंट है कि देयर इज एटलीस्ट वन टेल, तो बी कहता है कि कम से कम एक टेल हो, और ये बोलता है कि डाई पर जो नंबर आए वो 4 से बड़ा हो। तो इंटरसेक्शन का मतलब है कि ये दोनों को सेटिस्फाई करे। तो नंबर ग्रेटर देन 4 होना चाहिए, और इसमें कहते हैं एटलीस्ट वन टेल। तो सीधी सीधी बात है T5 और T6 ये हो जाएगा। ये बताइए क्लियर है नहीं? संजना, शिवांगी बताइए। हाँ सर। ओजस, आकाश, कृतिका, हाँ सर क्लियर है। क्लियर है? चलिए जी, अब देखते हैं। ठीक है जी, ये हो गया T5 और T6। अच्छा, तो T5 अब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन की मैं T5 की प्रोबेबिलिटी पहले ही निकाल चुका हूँ। T5 की प्रोबेबिलिटी 1/1, T6 की प्रोबेबिलिटी भी 1/1। तो 1/1 प्लस 1/1 कितना हो गया? 2/1। 2 1 2 2 6 तो ये हो गया 1/6, ठीक है। उसके बाद हम कहेंगे, इन्होंने पूछा क्या है, पी ए अपॉन बी, ये हो गया पी ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा सर अपॉन। इसके बाद तो। हाँ जी, हो जाएगा सर इसके बाद तो। पी सर इसके बाद तो क्या हो है? जाएगा। हाँ हाँ सर। तो बचा ही गया है, इसमें 1/6 हो गया, और पी बी क्या हो गया? 3/4। तो 4 is will get multiplied by 1, तो 4/6 into 3, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 1/9, 2/9। ठीक है ना? यही है ना आंसर? समझ गए सभी बच्चे? क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है जी, अब देखिएगा एग्जांपल नंबर 13। एग्जांपल नंबर 13 में है, वो सॉरी क्वेश्चन 13 एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 13। An instructor has a question bank consisting of 300 easy true false questions, 200 difficult true false questions, 500 easy multiple choice questions and 400 difficult multiple choice questions। तो अब इन्होंने कहा कि चार अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस हैं। इंस्ट्रक्टर हैज अ क्वेश्चन बैंक, एक इंस्ट्रक्टर है, कोई इंस्ट्रक्टर मतलब कोई टीचर है, उसके पास क्वेश्चन बैंक है। क्वेश्चन बैंक में 300 क्वेश्चन तो दे रखे हैं ट्रू फॉल्स इजी वाले, 200 क्वेश्चन दे रखे हैं ट्रू फॉल्स डिफिकल्ट वाले, फिर 500 क्वेश्चन दे रखे हैं एमसीक्यू इजी वाले, और 400 क्वेश्चन दे रखे हैं एमसीक्यू डिफिकल्ट वाले। If a question is selected at random from the question bank, what is the probability that it will be an easy question given that it is a multiple choice question? ठीक है? तो what is the probability that it will be an easy question? ठीक है, तो ये चीज पूछी जा रही है, तो इसको मानूंगा मैं A। That A be the event that a selected question is an easy one। जो क्वेश्चन हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो आसान वाला है, वो इजी वाला है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हो गया, और गिवन क्या है इसमें वो देखते हैं। इसमें देखना है कि गिवन क्या है। इन्होंने कहा है कि गिवन दैट इट इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो जो गिवन होता है उसको बी मान लेते हैं। लेट बी बी द इवेंट दैट इट इज अ एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मतलब एमसीक्यू। ये तो मुझे पी ए अपॉन बी निकालना है, तो पी ए अपॉन बी का मतलब मुझे पी बी की जरूरत है।
पीबी की जरूरत है मुझे, तो आप पीबी देखिए। पीबी का मतलब पीबी द इवेंट दैट इट इज एन एमसीक्यू, ये एक एमसीक्यू है। तो एमसीक्यू सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखिए कितने हैं। 300 हैं ट्रू फॉल्स इजी वाले, 200 हैं ट्रू फॉल्स डिफिकल्ट वाले, 300 प्लस 200 हो गया 500, 500 हैं एमसीक्यू इजी वाले, और 400 हैं एमसीक्यू डिफिकल्ट वाले। तो 300 प्लस 200 500, 500 प्लस 500 1000, और प्लस 400 हो गया 1400। 1400 तो होगा उस क्वेश्चन बैंक में ना टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है। अब जो उसमें से क्वेश्चन सेलेक्ट करे जा रहे हैं ना, तो उसमें बी क्या है? बी द इवेंट दैट इट इज एन एमसीक्यू, इवन दैट इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कितने हैं टोटल? इजी और डिफिकल्ट सब मिलाकर टोटल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कितने हैं? 500 इजी एमसीक्यू है और 400 डिफिकल्ट एमसीक्यू है। तो 500 प्लस 400 900 हो गए। 20 से 20 कैंसिल, 9/14। बताइए जी ये चीज क्लियर है कि नहीं? हाँ सर। यस सर, क्लियर। क्लियर है, चले आगे। शाश्वत यस सर। मैं समझ लो। अच्छा, अब इसके बाद देखेंगे पी ए इंटरसेक्शन बी। तो बेटा ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है? देखो, ए बी द इवेंट दैट द सिलेक्टेड क्वेश्चन इज एन इजी वन। ए का मतलब है इजी क्वेश्चन होना चाहिए, और बी का मतलब है एमसीक्यू होना चाहिए। तो इजी एमसीक्यू कितने हैं उस क्वेश्चन बैंक में? क्वेश्चन बैंक में इजी एमसीक्यू है 500। मेरी बात समझ में आ गई? इन दोनों का कॉम्बिनेशन पी ए इंटरसेक्शन बी निकाल रहा हूं मैं। तो पी ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया? इजी एमसीक्यू। तो इजी एमसीक्यू है 500, और टोटल क्वेश्चंस हैं 1400। 20 से 20 कैंसिल, 5/14। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी पी ए अपॉन बी इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। पी ए इंटरसेक्शन बी कितना आया? 5/14, और पी बी कितना? 9/14। 14 से 14 कैंसिल, रिजल्ट क्या आ गया? 5/9। बताइए, समझ गए? यस सर। हाँ यस सर। सर, क्लियर। ठीक है, काजल, यस सर। मुस्कान, आराध्या, क्लियर है? यस सर। ठीक है जी। उसके बाद देखिएगा कि नेक्स्ट आप बोल रहे थे कौन सा? 15। सर 15th। ठीक है, यस सर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बिल्कुल इसी के जैसा है जो मैंने अभी अभी एग्जांपल नंबर 7 करा था। देखिए, कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई। इफ अ मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप, थ्रो द डाई अगेन। अगर 3 का मल्टीपल आता है तो डाई को दोबारा फेंकिए, एंड इफ एनी अदर नंबर कम्स, टॉस अ कॉइन। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट द कॉइन शोज अ टेल, गिवन दैट एटलीस्ट वन डाई शोज अ 3। ठीक है, तो पहले इसका सैंपल स्पेस बनाते हैं जैसे हमने पहले बनाया था इस एग्जांपल नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 15 का सैंपल स्पेस। सर एक चीज पूछनी है। हाँ जी, बताइए। ये जो पी ए इंटरसेक्शन बी होता है वो पी बी इंटरसेक्शन ए के बराबर होता है? सेम ही होता होगा ना? दोबारा बोलो, पी ए इंटरसेक्शन बी। इक्वल्स टू पी बी इंटरसेक्शन ए होता है? हाँ 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 हाँ, दोनों सेम होते हैं। ठीक है सर। हाँ जी, ए इंटरसेक्शन बी वही तो हो गया कि ए और बी में कॉमन क्या है? तो ए हाँ और बी सर। में जो कॉमन होगा वही बी और ए में कॉमन होगा, तो एक ही हाँ बात। सर। कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई। चलिए जी, तो सैंपल स्पेस जो है इसमें मैंने ना एक डाई को फेंका सबसे पहले। तो क्या आएगा? 1 2 3
4 5 और 6 1 2 3 4 5 6 ये सब कुछ आ सकता है। फिर इन्होंने बोला कि इफ अ मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप थ्रो द डाई अगेन। अगर मल्टीपल ऑफ 3 आता है तो डाई को दोबारा फेंकिए। तो देखिएगा इफ अ मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप, तो 3 के मल्टीपल तो 3 और 6 ही है बस। तो देखिए अगर 3 आया तो मैं डाई को दोबारा फेंकूंगा। तो पहली बारी में तो 3 आया, दूसरी बारी में डाई को फेंका तो 1 आ गया। पहली बारी में 3 आ चुका है, दूसरी बारी में डाई को फेंका तो 2 आया। फिर 3 3 3 4 3 5 और 3 6। बताइए ये क्लियर है सभी को? हाँ सर। ये सभी को क्लियर है? शिवांगी बताइए। लेना? Yes, sir. Yes, sir. अदिति? Yes, sir. Yes, sir, clear है। ठीक है। अब मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप देन थ्रो द डाई अगेन। तो ये हो गया मल्टीपल ऑफ 3 तो ये भी है 6 भी। दोबारा फेंकिए डाई को। डाई को दोबारा फेंका। अब मेरे पास आएगा बेटा 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। ये आ गया। और देखो जी इन्होंने कहा एंड इफ एनी अदर नंबर कम्स देन टॉस अ कॉइन। अगर कोई और नंबर आता है जैसे 1 आया तो मैं कॉइन को टॉस करूंगा। यानी कि पहली बार में तो 1 आया था, दूसरी बार में कॉइन टॉस करा तो हेड आया। पहली बार में 1 आया था, दूसरी बार में कॉइन को टॉस करा तो टेल आया। पहली बार में 2 आया था, फिर कॉइन को टॉस करा तो हेड आया, फिर यहाँ पर टेल आया। ऐसे ही पहली बार में 4 था, हेड आएगा या फिर टेल आएगा। 4 T 5 H या फिर 5 T। बताइए जी इतना क्लियर? Yes, sir. ठीक है। हाँ सर। अब ये होने के बाद में अब देखिएगा अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है। अब आप ये देखो कि जब शुरुआत में मैंने सबसे पहले एक डाई को फेंका था तो आउटकम्स जो है ये टोटल शुरुआत में जब मैं फेंकता हूँ मैं कोई भी चीज, मैं कॉइन को उछालता हूँ या डाई को फेंकता हूँ तो टोटल नंबर जो टोटल होता है प्रोबेबिलिटी का सम वो आपको 1 is getting divided into 6 equal parts। तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6, 2 आने की भी 1/6, 3 आने की भी 1/6, 4 आने की 1/6, 5 आने की 1/6 और 6 आने की भी 1/6। ज्यादा छोटा तो नहीं लिख रहा हूँ, समझ में आ रहा है सबको? दिखाई दे रहा है? Yes, sir, आ रहा है। ठीक है जी। अब मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे। अब देखो अब 1/6 आया, अब यहाँ पर आउटकम्स कितने आ रहे हैं? 2 आउटकम्स आ रहे हैं। तो 1/6 को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा? 1/12 1/12। Okay. हाँ सर। तो 1H 1T 1H की प्रोबेबिलिटी भी 1/12 और 1T की प्रोबेबिलिटी भी 1/12। दिखाई दे रहा है? Yes, sir. उसी तरह से 2H और 2T की भी 1/12 होगी। मैं उसको लिख नहीं रहा हूँ, जब जरूरत पड़ेगी तो मैं यूज करूंगा। 4H और 4T की प्रोबेबिलिटी भी 1/12 होगी। 5H 5T की भी 1/12 होगी। समझ गए? Yes, sir. ठीक है। अब आगे देखिएगा। Yes, है ना क्लियर है इतना? Yes, sir. अच्छा जी अब देखो जैसे कि 1/6 है तो 3 आया था 1/6। अब 3 जो है 3 के बाद 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। तो 1/6 will get divided into 6 equal parts। तो क्या हो जाएगा? हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/36. 1/36 1/36। तो 31 की भी 1/36, 31 की भी, 32 की भी 1/36 एंड लाइक दिस। ऐसे ही यहाँ पर भी हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/36। ठीक है, चले आगे। हाँ Yes, sir. ठीक है,
चलिए जी, अब देखता हूँ शाश्वत क्लियर है ना? यस सर। ठीक है। तो ये सबसे बड़ी कहानी तो इसमें सैंपल स्पेस की होती है, तो याद रखिएगा जब भी कभी ये स्पेशल टाइप का एक्सपेरिमेंट होता है और कॉइन का और डाई का ही कॉम्बिनेशन आता है कि पहले हमने कॉइन फेंका, हेड आया तो आपने दोबारा कॉइन फेंका, और अगर टेल आया तो आपने एक डाई फेंकी, पहले डाई फेंकी, अगर मल्टीपल ऑफ 3 आया तो फिर आपने क्या करा, दोबारा से डाई फेंका, और अगर मल्टीपल ऑफ 3 नहीं आया तो आपने एक कॉइन को उछाला। तो ये जो कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें पहले ये सैंपल स्पेस बनाना जरूरी होता है, उसके बाद देखो क्या करेंगे हम। अब देखते हैं पूछा क्या है इन्होंने, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट द कॉइन शोज अ टेल। तो पूछा क्या जा रहा है कि कॉइन शोज अ टेल, और गिवन क्या है, गिवन दैट एटलीस्ट वन डाई शोज अ 3, एटलीस्ट वन डाई शोज अ 3। ठीक है, तो जो गिवन है उसको बी मानते हैं और जो पूछा जा रहा है उसको ए। तो लेट ए बी द इवेंट, लेट ए बी द इवेंट दैट द कॉइन शोज अ टेल। That the coin shows a tail, ठीक है, and B be the event, B be the event that जो given है उसको B मानते हैं, B be the event that at least one die shows a 3, at least one die shows a 3। कम से कम देखिए, कम से कम एक डाई पर तो 3 आना चाहिए, तो हम देखेंगे क्या क्या आउटकम्स मुझे मिल रहे हैं। तो 3 कहां पर मिल रहा है, सबसे पहले तो पहली डाई की बात करता हूं, तो यहाँ पर 3 है, तो फिर क्या क्या करेंगे हम, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। तो एक तो ये हो गया, तो बी के इवेंट्स क्या क्या हो गए, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, मतलब कम से कम एक पर तो 3 आ रहा है ना, दो पर भी आ जाए कोई बात नहीं, 3 3 आ जाए, पहली डाई पर भी 3, दूसरी पर भी 3। फिर क्या है, फिर पहली डाई पर तो 6 आ रहा है, ठीक, तो 6 1 6 2 तो नहीं लेंगे, 6 3 ले लेंगे, है ना, दिखाई दे रहा है कॉर्नर तक, सर बस हाँ 3 सर। 6 तक। बस समझ गया, 3 हाँ 6 सर। तक दिख रहा है, यहीं तक लिखा है मैंने, लास्ट एक और आ गया 6 3, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा सबको। यस सर। हाँ सर। ठीक है जी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, ये बी भी कितना हो जाएगा, अब मैं सबकी प्रोबेबिलिटी पहले निकाल चुका हूँ, 3 1 की प्रोबेबिलिटी भी 1/36, 3 2 की भी 1/36, सबकी 1/36 है, तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार लिख दो, 4 बार लिख दिया, बस 3 बार और लिखो, डिनोमिनेटर सबका सेम, तो न्यूमरेटर सीधे सीधे ऐड करिए, तो पीवी क्या हो गया, 7/36, यस सर। ये तो पीवी हो गया, और तो कहीं नहीं है ना कि जहां पर कहीं 3 आ रहा हो, और कहीं नहीं है, एटलीस्ट 1 3 वाला था हमारा, एटलीस्ट 1 डाई शोज अ 3, ठीक है। उसके बाद अब देखेंगे ए इंटरसेक्शन बी, ए पी ए नहीं निकालना होता, पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना होता है, तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी में कॉमन क्या है, ए बी द इवेंट दैट द कॉइन शोज अ टेल, ठीक है, एंड बी बी द इवेंट दैट एटलीस्ट 1 डाई शोज अ 3, ए बी द इवेंट दैट द कॉइन शोज अ टेल। यार कॉइन तो मैं तब उछालूंगा ना जब कोई 3 का मल्टीपल आएगा ही नहीं, नहीं समझ रहे, यस सर, 3 तो का 1। मल्टीपल आएगा, या तो 3 आ जाएगा पहले टॉस में, ठीक है, या तो 3 आएगा पहले टॉस में या 6 आएगा, तभी मेरे को दोबारा से कॉइन उछालना है, ठीक। अब ये कह रहे हैं तभी मेरे को, सॉरी, जब 3 आएगा और 6 आएगा तब मेरे को दोबारा से डाई फेंकनी है,
लेकिन अगर 3 का कोई मल्टीपल नहीं आया, यानी कि 1 2 4 6 1 2 4 5 आया, तब मैं कॉइन उछालूंगा। तो ये ए बी द इवेंट दैट द कॉइन शोज अ टेल, तो कॉइन तो तभी उछलेगा जब 3 का मल्टीपल नहीं आएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी में तो कुछ है ही नहीं है इवेंट, ए इंटरसेक्शन बी तो एम्प्टी सेट हो गया। बताइए ये चीज क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. ठीक है ना? तो हम ये कहेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी इज एन एम्प्टी सेट। फालतू में मेहनत करवा दी इतनी। तो पी ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया बताइए? 0 0. 0 हो गया। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, आंसर देखना क्या दे रखा है इसका? पी ए अपॉन बी इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन बी बी। बेटा आंसर देखा किसी ने? 0 0 आ रहा है सर। जो है ना, Yes, sir. 0. 0 अपॉन 7 अपॉन 36 0। और ये है, ये करके जरूर दिखाना होगा। इस सैंपल स्पेस के ही सारे नंबर है इसमें, बाकी आगे तो कैलकुलेशन आप जानते ही हैं, आसान है। बताइए जी, इतना सभी को क्लियर? Yes, sir. यस सर। ठीक है जी। और बताओ, और इस वाली एक्सरसाइज में कोई डाउट हो तो? नहीं सर, और कोई डाउट नहीं और कोई है। डाउट या करिए नहीं है? देखिए जी, यहाँ पर भी दो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है? यहाँ पर भी प्रोबेबिलिटी दो है, या तो करिए या नहीं करिए। अगर करी है और कोई डाउट नहीं है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं करी है तो उसको कर लेना, जो डाउट है नेक्स्ट क्लास में पूछना। मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। ये जो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी है, उसके बाद इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, मतलब कुल मिलाकर एक्सरसाइज 13.2 ये पहले भी नहीं आया करती थी एग्जाम में, और इस साल तो हटा दिया है इसको सिलेबस में से। ठीक है ना? तो मैं सीधा पेज नंबर 548 यानी कि हम बेस थ्योरम पर आएंगे। तो जो सेकंड वाली एक्सरसाइज है, ये पहले भी बहुत कम आती थी, मतलब पिछले 10 साल में ये केवल इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन आए, वो भी 2 नंबर के, 2 वाले। कभी कभी दे देते हैं बीच में, कभी कभी ना इनको हो जाता है, दिमाग में आ जाता है कि हम 2 वाले क्वेश्चन भी दे देंगे, नहीं तो 2 नंबर वाले क्वेश्चन आते नहीं है। ठीक, तो बेस थ्योरम जो है, बेस थ्योरम करते हैं स्टार्ट। बस 1 मिनट वेट करिए, मैं पानी पीकर आ रहा हूँ। थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। इसको हम लिखेंगे पी ए इज इक्वल टू पी E1 into PA upon E1 plus PE2 into PA upon E2 plus PE3 into PA upon E3 plus dot 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 PEN into PA upon EN। ठीक है? तो ये है थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का मतलब यह है कि कोई भी एक इवेंट है, उस इवेंट के अकर करने के साथ साथ उसके साथ जुड़े हुए बहुत सारे इवेंट्स हो सकते हैं। जैसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में बिल्कुल शुरुआत में मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि कोई एक पेशेंट है, उस पेशेंट को देखने के लिए कोई डॉक्टर जाता है उसके घर। अब वो डॉक्टर या तो टाइम पर आएगा या फिर लेट आएगा, तो हमें ये मालूम है कि वो डॉक्टर लेट आ गया। अब अगर वो डॉक्टर लेट आया है, तो वो लेट आया है तो
ये पता लगाना है कि वो किस मीन्स से आया है और लेट आया है। तो लेट तो वो आ गया, ये तो हमें मालूम है। तो अगर वो स्कूटर से आया है तो हमने बोल दिया इवन जो एक इवेंट है कैपिटल ए, तो इवेंट हो गया कि वो लेट आया है। तो पी ए अपॉन इवन बी द इवेंट दैट ही कम्स बाय अ स्कूटर। तो ये जो पी इवन इंटू पी ए अपॉन इवन है ना, ये वो वाली प्रोबेबिलिटी हो गई कि वो लेट आया है एंड ही इज लेट बिकॉज ही कम्स ऑन अ स्कूटर। वो स्कूटर पर आया, उसकी वजह से लेट हो गया। दूसरा E2 क्या है कि ही कम्स बाय अ कार। तो वो लेट आया है पी E2 इंटू पी ए अपॉन E2। ये प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो लेट आया है, और वो लेट क्यों है, बिकॉज ही कम्स बाय अ कार। E3 ही कम्स बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यानी कि बस से आता है या ट्रेन से आता है। ठीक। तो हमने ये कहा कि पी ए अपॉन E3 जो है ये आपका पी E3 इंटू पी ए अपॉन E3, ये वो प्रोबेबिलिटी हो गई कि वो लेट है और वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आया है, उसकी वजह से लेट है। पी ईएन अपॉन ए अपॉन ईएन, पी ईएन इंटू पी ए अपॉन ईएन। ईएन का मतलब हमने कहा कि ये वो वाला इवेंट हो गया कि वो वॉक करते हुए आता है, वो पैदल आता है। तो हमने ये कहा कि चार इवेंट्स हो गए अलग अलग, चारों इवेंट्स की अलग अलग प्रोबेबिलिटीज हो गई। और ए का मतलब क्या था कि ही इज लेट, वो डॉक्टर लेट है। ये प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो स्कूटर से आया, उस वजह से लेट हो गया। ये प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो कार से आया, उसकी वजह से लेट हो गया। ये प्रोबेबिलिटी कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, उसकी वजह से लेट। और ये प्रोबेबिलिटी कि वो वॉक करता हुआ आया, पैदल पैदल आया, लेट हो गया, अल्टीमेटली वो लेट हो गया। तो अगर हमसे ये पूछा जाता है कि डॉक्टर लेट है, डॉक्टर के लेट आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि भाई ये जो सारे के सारे इवेंट्स हैं, स्कूटर पर लेट आने की प्रोबेबिलिटी, कार पर लेट आने की प्रोबेबिलिटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर लेट आने की प्रोबेबिलिटी और पैदल चलकर लेट आने की प्रोबेबिलिटी, सबको ऐड कर दो तो लेट आने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है ना, कि वो किसी भी तरीके से आए, आना उसको लेट ही है, तो वो लेट आने की प्रोबेबिलिटी आ गई। बताइए, क्लियर है ना? Yes, sir. Yes, ठीक है। sir. अब इसको और क्लियर करने के लिए क्वेश्चन देख लेते हैं तो चीज समझ में आ जाएगी। पेज नंबर 550 पर एग्जांपल नंबर 15 है। पेज नंबर 550, एग्जांपल 15। A person has undertaken a construction job। एक आदमी है, उसने कंस्ट्रक्शन जॉब ले लिया, मतलब वो कुछ कंस्ट्रक्शन का कोई काम करने वाला है। The probabilities are 0.65 that there will be a strike। अब उसने कंस्ट्रक्शन जॉब ले लिया तो काम कुछ खुद करेगा, लेकिन सारा काम खुद तो नहीं कर सकता, लेबर भी लगवानी पड़ेगी। अब लेबर ने कर दी स्ट्राइक। चलिए जी, अब the probabilities are 0.65 that there will be a strike। स्ट्राइक होने की प्रोबेबिलिटी हो गई 0.65, तो स्ट्राइक ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 माइनस। 0.35. तो यानी कि टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है, तो स्ट्राइक होने की प्रोबेबिलिटी 0.65, तो स्ट्राइक ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 0.35. 0.65, 0.35 होगी। 0.80, the probabilities are 0.65 that there will be a strike, 0.80 that the construction job will be completed on time if there is no strike, and 0.32 that the construction job will be completed on time if there is a strike। ठीक है। Determine the probability that the construction job will be completed on time। ठीक है। अब देखिएगा, ठीक है, मुझे प्रोबेबिलिटी बतानी है दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। मुझे इस चीज की प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो जो चीज मुझसे पूछी जाती है ना, उसको तो मैं ए मान लेता हूँ, ये तो श्योर है। जो चीज गिवन होती है उसको मैं बी मानता हूँ। तो लेट ए बी द इवेंट दैट लेट ए बी द इवेंट दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब, जो पूछा जा रहा है उसी को हम ए मान लेते हैं। लेट ए बी द इवेंट दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब will be completed on time
ए बी का इवेंट दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम ये कहेंगे कि स्ट्राइक होने की प्रोबेबिलिटी और स्ट्राइक ना होने की प्रोबेबिलिटी, लेट बी बी द इवेंट that there will be a strike. That there will be a strike. तो स्ट्राइक होने की प्रोबेबिलिटी ना क्या दे रखी है मुझे 0.65। So B dash will be the event that there will be no strike. B dash will be the event that there will be no strike. तो P B dash क्या हो गया 1 minus 0.65, यानी कि 0.35 हो गया ये। तो ये क्या है कि कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। तो A अपॉन B का मतलब क्या हो जाएगा, A अपॉन B का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम गिवन दैट देयर विल बी अ स्ट्राइक। मतलब अपॉन में जो चीज आती है वो गिवन दैट वाली चीज होती है। तो B क्या था, दैट देयर विल बी अ स्ट्राइक। तो A क्या है, कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। तो A अपॉन B क्या हो गया, कंस्ट्रक्शन जॉब will be completed on time when there will be a strike. स्ट्राइक के बावजूद भी कंस्ट्रक्शन जॉब टाइम पर हो गया, तो ये मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है कि पी ए अपॉन बी के लिए आप सोचो कि पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी लगाएंगे। हाँ करते तो वैसे ही है, पर ये पूरी वैल्यू मुझे दे रखी है पी ए अपॉन बी, दे रखा है 0.80 दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज नो स्ट्राइक। कि अगर स्ट्राइक नहीं है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, पी ए अपॉन बी डैश होगा वो, and 0.32 that the construction job will be completed on time if there is a strike। मेरी बात समझ रहे हैं ना सभी? हाँ सर। Yes, sir. ठीक है ना। तो पी ए अपॉन बी क्या दे रखा है 0.32। इसी तरह से ए अपॉन बी डैश का मतलब क्या है, बी डैश का मतलब है कि देयर विल बी नो स्ट्राइक, कोई स्ट्राइक नहीं है। तो हम कहेंगे इसका मतलब है कि कंस्ट्रक्शन जॉब दिखाई दे रहा है कॉर्नर तक, नहीं, कंस्ट्रक्शन जॉब will be completed on time given that there is no strike, के कोई स्ट्राइक नहीं है और कंस्ट्रक्शन जॉब के टाइम पर होने की प्रोबेबिलिटी पी ए अपॉन बी डैश हो गया, और ये मुझे दे रखा है कितना 0.80 गिवन है 0.80। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। बस ये बोला है कि कंस्ट्रक्शन जॉब टाइम पर कंप्लीट हो जाए। मुझे नहीं पता स्ट्राइक होगी या नहीं होगी, मुझे स्ट्राइक से कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो बस ए बता दो, पी ए बता दो कि कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। ठीक है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी का फंडा लगाएंगे, पी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बी मल्टीप्लाइड बाई पी ए अपॉन बी प्लस पी बी डैश
मल्टीप्लाइड बाई पी ए अपॉन बी डैश। हो गया जी, बस दो ही तो इवेंट दे रखे हैं, 10 इवेंट होते तो 10 के 10 को इस तरह से ऐड कर देते। तो देखिए पीबी क्या है, पीबी है 0.65, देखिए 0.65 मल्टीप्लाइड बाई पी ए अपॉन बी कितना आया था 0.32 प्लस पी बी डैश कितना है, पी बी डैश है 0.35 मल्टीप्लाइड बाई पी ए अपॉन बी डैश, पी ए अपॉन बी डैश हो गया 0.80। करो जी मल्टीप्लाई, 0.65 into 0.32 तो 2 5s are 10, 1 कैरी आ गया, 2 6s are 12 और 1 13। सर 0.2080 ठीक है, यानी कि 2080 का मतलब 0.2080 0.2080 याद रखना हमेशा ये वैल्यू ना 1 से छोटी छोटी आएगी, अगर बड़ी आ रही है तो हमने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक करी है तो चेक कर लेना। 0.35 into 0.80 0.280 ठीक है, 0.880 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, 0.8 लिख दो बस उसको। 8 5 जा 40, 4 कैरी आ गया, 8 3 जा 24 और 4 28, 1 2 3 तो 3 काउंट करके 0.280 0.280 और डेसिमल के बाद 4 डिजिट है यहाँ, ये 2080 है, इसको हटा दो, लास्ट का 0 लिखने की जरूरत नहीं होती। 8 प्लस 0 कितना हो गया 8, 0 प्लस 8 कितना हो गया 8, 2 प्लस 2 कितना हो गया 4, 0.488। बताइए जी सभी को क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है ना? ये हो गया जी टोटल प्रोबेबिलिटी। फिर उसके बाद इसी को बेस बनाते हुए हम करते हैं बेस थ्योरम। बेस थ्योरम जो है, बेस थ्योरम का पहले एक फॉर्मूला लीजिए आप, और जो बेस थ्योरम है, बेस थ्योरम ही इसका चैप्टर का लास्ट टॉपिक समझिए और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी समझिए। मतलब एक बार अगर इसका लॉजिक दिमाग में बैठ गया, जो कि कम से कम आपको कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन तो चाहिए, तब जाकर वो लॉजिक बैठेगा दिमाग में। ठीक, बस ये क्लियर हो जाना चाहिए कि मुझे ए किसको लेना है, बी किसको लेना है, और अलग अलग इवेंट्स E1 E2 E3 वो किस किसको लेना है। तीन ज्यादा से ज्यादा 4 इवेंट्स आएंगे, उससे ज्यादा इवेंट्स का क्वेश्चन आएगा नहीं। वो अगर क्लियर है तो फिर सारे क्वेश्चन हो जाएंगे क्लियर। और बेस थ्योरम का क्वेश्चन आता है 6 नंबर का है, याद रखना जी, छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं आएगा इसका, 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। फॉर्मूला लिखिए इसका, P EI upon A is equal to PEI into PA upon EI और अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी। जो ये करा है ना टोटल प्रोबेबिलिटी, अपॉन ये आएगा, तो वो लिख लीजिए समेशन J is equal to 1 to M PEJ into PA upon EJ। बस बेस थ्योरम का सिर्फ ये फॉर्मूला नोट करके चलिए, पूरी क्लास चाहिए शुरू से, तब जाकर इसको बताऊंगा। तो क्वेश्चन इसका नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, क्वेश्चन अभी नहीं करवाऊंगा, ठीक है ना? क्योंकि क्वेश्चन समझ में आने के बाद 1 मिनट से भी ज्यादा का नहीं है, लेकिन समझने का सारा खेल है। अगर प्रैक्टिस है तो चीज दिमाग में बैठ गई तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं बैठ पाई तो 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार पूछेंगे उतनी बार बताएंगे, पर चीज दिमाग में बैठनी चाहिए।
सिर्फ ये फॉर्मूला नोट करके छोड़ दीजिए इसको यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कराऊंगा, ठीक है जी। ओके सर। सर Thank आज you. वाली रिकॉर्डिंग और इससे पहले वाले क्लास की रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा, बीच मैं बीच में भेज नेट दूंगा रुकता है तो सर, वीडियो वो रुक जाती है। मैंने बताया भी था ना आपको कि घर में थोड़े से कुछ फंक्शंस हैं, कल का भी मैं ऑफ रखूंगा, कल तो आपकी क्लास नहीं है तो आपको पता नहीं चलेगा। मैंने पहले ही हाँ। आपको मैसेज डाला था 1 तारीख 30 का, 4 का और 9 का, तो कल का भी ऑफ रखूंगा और बस फ्री हो जाऊंगा, कल के बाद में फ्री हो जाऊंगा, फिर मैं आराम से भेज दूंगा सारे रिकॉर्डिंग्स, मुझे टाइम मिल नहीं पा रहा उसके लिए। सर डेट ओके शीट सर, आगे ठीक है। खिसकेगी? इस डेट शीट में किसकी? बोर्ड्स नहीं कहाँ आई है? नहीं नहीं आई है। अच्छा, दिसंबर चल रहा है ना, हाँ दिसंबर में हर साल ये अफवाह उड़ती है, हर साल रूमर्स होते हैं, कोई डेट शीट वगैरह नहीं आई भाई। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि आगे खिसकेगी? 100% किसके भी बार बार क्यों पूछ रहे हो? पक्का पक्का बता रहा हूँ, श्योर।